नमस्कार। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। ये हमें ले चलते हैं भारत के उत्तर पूर्वी कोने में बसे मेघालय की दुनिया में। हाँ, मेघालय पहाड़ों, बारिश और अनोखी संस्कृतियों का संगम है वहाँ। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए मेघालय की गहराई से पड़ताल करते हैं, देखते हैं क्या खास है वहाँ। मेघालय मतलब ये है बादलों का घर। नाम ही कितना सुंदर है ना। हाँ, नाम सुनते ही वो धुंध वाली तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। और इसकी राजधानी शिलोंग, उसे तो पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। वो घुमावदार हरी भरी पहाड़ियां, शायद इसीलिए। हाँ, वो एक वजह है, लेकिन ये सिर्फ सतही उपमाएं नहीं है। अच्छा, मेघालय की खूबसूरती सिर्फ नज़ारों में नहीं है, वो वहाँ की हवा में, लोगों में, उनकी जीवन शैली में बसी हुई है। वो घने जंगल, बादलों से ढकी चोटियां एक अलग ही थोड़ा रहस्यमयी सा एहसास जगाती हैं। स्रोतों में भी प्रकृति के कमाल के नजारों का जिक्र है, जैसे वो नोहकालिकाई फॉल्स। हाँ, नोहकालिकाई भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक। उसकी आवाज और वो ऊंचाई सच में विस्मयकारी है। लेकिन शायद जो सबसे अनोखी चीज है वो जीवित जड़ पुल, लिविंग रूट ब्रिजेस, चेरापूंजी और आसपास। हाँ, वो तो अद्भुत है ना। मतलब प्रकृति और इंसानी समझ का जीता जागता अजूबा लगते हैं वो तो। बिल्कुल। और वो सिर्फ रास्ता पार करने के लिए नहीं है। अच्छा, वो खासी समुदाय के लोगों की पीढ़ियों की मेहनत है, उनका धैर्य है, प्रकृति के साथ उनका जो गहरा तालमेल है, उसका प्रतीक है वो पुल। कैसे बनाते हैं वो? वो रबर के पेड़ की जड़ों को धीरे धीरे दिशा देते हैं। कई दशकों में, सालों साल लगते हैं, तब जाके वो पुल तैयार होते हैं। कमाल है। और ये टिकाऊ इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है, पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल। प्रकृति के साथ तालमेल की बात चलिए तो एक और उदाहरण है मावलियानंग गांव। हाँ, मावलियानंग। स्रोत बताते हैं कि इसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। सही कहा। और ये सिर्फ कोई टैग नहीं है, ये दिखाता है कि पूरा समुदाय स्वच्छता और व्यवस्था के लिए कितना प्रतिबद्ध है। ऐसा क्या खास है वहाँ? अरे, वहाँ हर घर में बांस के कूड़ेदान मिलेंगे। कचरे को वो खाद में बदलते हैं, और सफाई वो बस उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। वाह! ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं, बल्कि सस्टेनेबल लिविंग का एक प्रेरणादायक मॉडल है। बिल्कुल। अच्छा, प्रकृति की बात हो रही है तो मेघालय और बारिश, इनका तो गहरा नाता है। अरे हाँ, बारिश को कैसे भूल सकते हैं। एक स्रोत बताता है कि मौसिनराम दुनिया की सबसे नम जगह है, सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है। हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा अविश्वसनीय मात्रा में बारिश होती है साल भर। कल्पना करना भी मुश्किल है, ऐसी जगह पर जीवन कैसा होता होगा। हाँ, देखिए, वहां बारिश सिर्फ मौसम का हिस्सा नहीं है, वो जीवन का अभिन्न अंग है। लोगों ने ढाल लिया है खुद को। बिल्कुल, लोगों ने उसके साथ जीना सीख लिया है। घरों की बनावट वैसी है, खेती के तरीके अलग हैं, यहाँ तक कि लोगों की दिनचर्या भी बारिश के हिसाब से चलती है। ये दिखाता है कि इंसान प्रकृति के चरम स्थितियों के साथ भी कैसे संतुलन बना सकता है। सही बात है। अच्छा, प्रकृति से हटकर अब जरा वहाँ के समाज और संस्कृति की बात करें। स्रोत बताते हैं कि मेघालय में 3 प्रमुख जनजातीय समुदाय हैं। हाँ, मुख्य रूप से 3 हैं, खासी, गारो और जैंतिया। और हर समुदाय की अपनी अलग पहचान, भाषा, परंपराएं। बिल्कुल, काफी विविधता है। और इन समुदायों में, खासकर खासी और गारो में, एक बहुत ही अनूठी सामाजिक व्यवस्था है। कौन सी? मातृवंशीय व्यवस्था, मैट्रिलिनियल सिस्टम जिसे कहते हैं। ओह, हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है। भारत में तो ये काफी दुर्लभ है ना? बिल्कुल, दुनिया भर में भी ये बहुत कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वंश माँ के नाम से चलता है। वंश माँ के नाम से चलता है, और जो पारंपरिक संपत्ति का अधिकार है वो परिवार की सबसे छोटी बेटी को मिलता है। सबसे छोटी बेटी को? ये तो काफी अलग है। इसका रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, महिलाओं की भूमिका पर? असर तो गहरा है। महिलाओं को परिवार और समुदाय में एक केंद्रीय स्थान मिलता है। संपत्ति और वंश का अधिकार उन्हें एक तरह की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पुरुषों की भूमिका कम है। बस ये शक्ति संतुलन का एक अलग मॉडल है, एक अलग नजरिया है। और ये व्यवस्था उनके त्योहारों वगैरह में भी दिखती होगी? हाँ, बिल्कुल। जैसे खासी समुदाय का शादसुख मिनसियम त्योहार है, जो बुआई के मौसम का जश्न है। उनकी लोक कथाओं में, उनकी परंपराओं में ये मातृवंशीय सोच झलकती है। अच्छा, अब जरा खान पान की बात करें। स्रोतों में कुछ नाम है। जादो। हाँ, जादो चावल और मांस का एक स्थानीय व्यंजन है, बहुत स्वादिष्ट होता है। और दोहानियोंग?
काले तिल के साथ पकाया गया सूअर का मांस। हाँ, दोहनियोंग भी बहुत खास है और बांस के ताजे अंकुर से बनी चीजें भी काफी लोकप्रिय हैं। सुनने में ही अलग और स्वादिष्ट लग रहे हैं ये तो। बिल्कुल। और ये व्यंजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये वहाँ की स्थानीय उपज, वहाँ के पारंपरिक तरीकों का प्रतिबिंब है। मसाले, पकाने की विधि, सब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मतलब वहाँ का खाना भी जमीन और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। एकदम। और आखिर में संगीत। शिलांग को भारत की रॉक कैपिटल कहा जाता है, ये बात काफी सुनी है, ऐसा क्यों है? हाँ, ये सच है। शिलांग में पश्चिमी संगीत का, खासकर रॉक और ब्लूज का काफी गहरा प्रभाव रहा है। अच्छा। वहां से कई शानदार बैंड्स निकले हैं और लाइव म्यूजिक का कल्चर बहुत मजबूत है, कैफेज में, कॉन्सर्ट्स में। लेकिन क्या सिर्फ रॉक ही है? पारंपरिक संगीत का क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पारंपरिक लोक संगीत और वाद्य यंत्रों का भी अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वो साथ साथ चलता है। मतलब संगीत वहाँ लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। वो महज मनोरंजन नहीं है, वो उनकी अभिव्यक्ति का, उनकी जीवन शैली का एक तरीका है। हवा में घुला हुआ है संगीत वहाँ। तो कुल मिलाकर मेघालय सिर्फ बादलों और बारिश की भूमि नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जीवित जड़ पुलों जैसी इंसानी कारीगरी, मौलियानांग जैसी सामुदायिक भावना, मातृवंशीय समाज जैसी अनोखी व्यवस्था और संगीत में रची बसी एक जीवंत संस्कृति का घर है। हाँ, प्रकृति और इंसान के बीच एक खास रिश्ता दिखता है वहाँ। सही कहा। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। जिस तरह मेघालय के लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर उसकी शक्ति का सम्मान करते हुए वो जीवित जड़पुल बनाए, क्या उसी तरह उनकी जो मातृवंशीय सामाजिक व्यवस्था है वो भी प्रकृति के सम्मान और खास तौर पर स्त्री शक्ति को अहमियत देने का एक सामाजिक प्रतिबिंब है? वाह, ये दिलचस्प सवाल है, इस पर सोचना चाहिए।